डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ पॉपुलेशन मीन फॉर लार्ज सैंपल्स। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Testing of hypothesis. It is a procedure which enables us to decide on the basis of information obtained from sample data whether to accept or reject any specified statement regarding the values of the population parameter. ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम डिसीजन ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए, जो हम सपोजिशन ड्रॉ करते हैं, जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसकी वैलिडिटी को मेजर करने के लिए हम सैम्पल डेटा को यूज़ करते हैं। अगर हमारा सैम्पल डेटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा तो सपोजिशन हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर हमारा सैम्पल डेटा सपोजिशन को सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। सपोज़ करता हूँ कि इस वक्त कैम 108 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब की एवरेज हाइट 5 फीट है। ये मेरी एक सपोजिशन है। अब ये सपोजिशन मेरी ट्रू भी हो सकती है, ये सपोजिशन मेरी फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन ये किसकी बेस पर होगा? ये बच्चों सैम्पल डेटा की बेस पर होगा। ठीक है, मैं अगर इस सपोजिशन को चेक करने के लिए एनालिसिस करता हूँ तो मैं फिर सैम्पल डेटा लूँगा, सैम्पल डेटा के ऊपर एनालिसिस करूँगा। अगर सैम्पल डेटा हमारे सपोजिशन को सपोर्ट करेगा तो मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर सैम्पल डेटा मेरे सपोजिशन को सपोर्ट नहीं करेगा तो मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इस सारे प्रोसीजर को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। Such a statement or assumption which may or may not be true is called a statistical hypothesis. Dear student, hypothesis हम मफरूज़े को कहते हैं, सपोजिशन को कहते हैं। ये कैसी सपोजिशन है जो हम सपोज कर रहे होते हैं, और ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं जो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, नल हाइपोथेसिस। सेकंड वन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थर्ड वन, सिंपल हाइपोथेसिस। एंड फोर्थ वन, कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब मैं वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। Null hypothesis. A null hypothesis is denoted by the symbol H0. Is any hypothesis which is to be tested for possible rejection under the assumption that it is true. H0 is the hypothesis of no effect. Dear students, null hypothesis को हम H0 से डिनोट करते हैं। ये ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो किसी भी किस्म के इफेक्ट को मेजर नहीं कर रहा होता। इसी वजह से इसे कहा जाता है द हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। और ये बेसिकली हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा इंटरेस्ट होता है कि किसी तरह से H0 रिजेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, द टीचिंग मेथड्स ऑफ 2 टीचर्स आर सेम। सपोज 2 टीचर्स हैं, उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो H0 में अगर हम सपोजिशन ड्रॉ करते हैं तो उसमें मैं लिखूंगा कि 2 टीचर्स की जो टीचिंग मेथड्स हैं वो दोनों सेम हैं, उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। सेकंड वन, द गिवन कॉइन इज़ अनबाइस्ड। अब अनबाइस्ड का हम यहाँ इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अनबाइस्ड कॉइन ऐसा कॉइन होता है जिसमें हेड और टेल आने की चांसेस इक्वल होते हैं, यानी कि उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है। And the third one, a drug is ineffective in curing a particular disease. जो ड्रग है वह ख़ास बीमारी के इलाज में इनफेक्टिव है, मौसर नहीं है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स रिलेट कर रही हैं नल हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट वन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
An alternative hypothesis is any other hypothesis which we accept when the null hypothesis is rejected. It is also called researcher hypothesis. It is denoted by H1. Dear students, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं H1 के साथ या फिर H के फुट पर हम A लिखते हैं। अच्छा जी, ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। H1 हमारा रिसर्चर हाइपोथेसिस है। क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है वो हम सबसे पहले H1 में पुट करते हैं क्योंकि हम रिसर्चर हैं, हम उस सपोजिशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वजह से हम इंफॉर्मेशन H1 में पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचिंग मेथड्स ऑफ टू टीचर्स आर डिफरेंट। इससे पहले जो हमने सपोजिशन ड्रॉ की थी वो नल हाइपोथेसिस के लिए थी। उसमें हमने अज्यूम किया था द टीचिंग मेथड ऑफ टू टीचर्स आर सेम, क्योंकि दोनों टीचर्स की मेथडोलॉजी में डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं द टीचिंग मेथड्स ऑफ टू टीचर्स आर डिफरेंट, कि उन दोनों में वेरिएशन आ रही है, दोनों टीचर्स की मेथडोलॉजी सेम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द गिवन कॉइन इज बाइस्ड। अब यहाँ पे बाइस्ड की सेंस ये है कि यहाँ पे हेड और टेल आने की चांस इक्वल नहीं है। कॉइन में डिफरेंस आ रहा है हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी के हवाले से। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज अ ड्रग इज अफेक्टिव इन करिंग अ पर्टिकुलर डिजीज। पर्टिकुलर बीमारी के इलाज के लिए जो ड्रग है वो मौसर किरदार अदा कर रही है। नेक्स्ट वन, सिंपल हाइपोथेसिस। A simple hypothesis is one in which all parameters of the distribution are specified. It's called simple or exact hypothesis. Simple hypothesis एक ऐसा hypothesis होता है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिस डेटा को हम डील कर रहे होते हैं, उसके पॉपुलेशन पैरामीटर कम्प्लीटली स्पेसिफाई होते हैं, उसमें हमें डाउट नहीं होता। उसको हम सिंपल या फिर एग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स आर 62 इंचेस एंड वी हाइपोथेसाइज दैट एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 62 इंचेस। इस स्टेटमेंट में हम कंफ्यूज नहीं हैं। एक पॉपुलेशन पैरामीटर बात एवरेज हाइट की हो रही है कि कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट 62 इंचेस है। तो चूँकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसके इक्वल आ रही है, तो इसको हम सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। नेक्स्ट वन, कंपोजिट हाइपोथेसिस। अ कंपोजिट हाइपोथेसिस इज वन इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट स्पेसिफाइड, इज कॉल्ड कंपोजिट और इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें जिस डेटा को हम डील कर रहे होते हैं वो डेटा किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होते। उसको हम कंपोजिट या फिर इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, if the average height of college students are not equal to 62 inches, we hypothesize that h1 mu not equal to 62 inches। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है यहाँ पे म्यू है, क्योंकि बात एवरेज हाइट की हो रही है और वो 62 इंचेस के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं कि वो जो पॉपुलेशन हाइट है कॉलेज स्टूडेंट्स की वो 61 भी हो सकती है, वो 63 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ़ द एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन 62 इंचेस, वी हाइपोथेसाइज दैट h1 म्यू ग्रेटर देन 62 इंचेस। अब यहाँ भी जो पॉपुलेशन पैरामीटर वो म्यू है और म्यू की वैल्यू 62 इंचेस से ग्रेटर है। यहाँ पे भी हम कंफ्यूज हैं कि 62 इंचेस से ज़्यादा वो कहाँ तक होगी। वो 62.5 हो सकती है,
वो 63 हो सकती है, वो 64 हो सकती है। इन शॉर्ट यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल्स में एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज if the average height of college students are less than 62 inches, we hypothesize that h1 mu less than 62 inches। थर्ड कंडीशन में भी हम कंफ्यूज हैं कि हमारी जो एवरेज हाइट है कॉलेज स्टूडेंट्स की वो 62 इंचज़ से लेस है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है, क्या ये 61 इंचज़ है, क्या ये 60 इंचज़ है, या फिर इससे भी कम है। तो याद रखिएगा, जब हमारा हाइपोथेसिस उसमें जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स कंप्लीटली स्पेसिफाइड ना हो, जिसमें रिसर्चर कंफ्यूज हो, उसको हम इनएग्जैक्ट या फिर कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट वन, जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 स्टेप्स का प्रोसीजर है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन, हाइपोथेसिस में एच नॉट है, इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और दूसरा है H1, इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं या फिर रिसर्चर हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है सबसे पहले H1 में पुट की जाती है। अगर आप H1 की स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट जो है ये स्पेसिफिक वैल्यू है पॉपुलेशन पैरामीटर की। यहाँ 5 हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। H1 में नॉट इक्वल का जब साइन आएगा तो ये टू टेल हाइपोथेसिस को शो करेगा। अगर H1 में नॉट इक्वल है, इट मीन्स पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, सो H नॉट म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट। ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव होंगे, ठीक है। ये बच्चों आपने बात याद रखनी है। जब H1 में नॉट इक्वल का साइन आएगा तो उसे हम कहेंगे टू टेल हाइपोथेसिस। या फिर सेकंड कैटेगरी है H नॉट एंड H1। H1 सबसे पहले हम H1 में इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। H1 म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। H1 में जब ग्रेटर का साइन आएगा तो ये वन टेल राइट साइडेड हाइपोथेसिस कहलाएगा। इसे हम कहेंगे वन टेल राइट साइडेड हाइपोथेसिस। और जो H नॉट है ये इसका उलट होगा। H1 में अगर ग्रेटर है तो उलट क्या हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल टू। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास है H1 म्यू लेस देन म्यू नॉट। आप देख सकते हैं कि थर्ड जो हाइपोथेसिस है इसमें H1 में लेस का साइन आ रहा है, इसको हम कहेंगे वन टेल लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस। और अगर H1 में लेस है तो H नॉट क्या होगा, ये उसका उलट होगा। यहाँ पे लेस है तो ऊपर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हाइपोथेसिस के वो ये 3 हैं। स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं, इसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा मैक्सिमम 5% होता है, ये 1% भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, मैक्सिमम 5 पे जाता है। स्टेप नंबर 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक। बच्चों स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? स्टैटिस्टिक एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो हम सैम्पल डेटा से कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जब हम पॉपुलेशन हाइपोथेसिस के ऊपर हम उसकी वैलिडिटी को मेजर करने जब जा रहे होते हैं तो फिर हम सैम्पल डाटा को चूज़ करते हैं और सैम्पल डाटा के ऊपर जो टेस्ट अप्लाई करते हैं उसे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन फॉर लार्ज सैम्पल्स वी यूज़ Z डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास डाटा लार्ज होगा तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, और इसकी कंडीशन के मुताबिक when n is greater than equal to 30, जब सैम्पल साइज 30 या 30 से एक्सीड करेगा, एंड सिग्मा स्टैंड फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नाउन। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जब नाउन होगा तो हम Z टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है Z टेस्ट में कंडीशंस जो हमारे पास फार्मूला है कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। सो Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर अंडर रूट n। इसमें वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स बार सैम्पल मीन है, सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन सैम्पल साइज है, और म्यू को हम पॉपुलेशन मीन कहते हैं। स्टेप नंबर 4 इज़ क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। ये बच्चों एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हम वैल्यूज टेबल से दे के रीजन्स डिफाइन करते हैं। अगर हमारा सैम्पल डाटा इस रीजन में फॉल करेगा, हमारी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में फॉल करेगी तो हमारा H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा।
तो हमारी जो हाइपोथेसिस हैं वो 3 हाइपोथेसिस हैं। उन हाइपोथेसिस के मुताबिक हमने इसके रीजन्स डिफाइन किए। फर्स्ट वन, मॉड ऑफ जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फ़ा बाई 2। ये वाला जब हम इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे तो ये टू टेल के लिए यूज़ होगी। ठीक है, जब ये हम तब यूज़ करेंगे जब H1 में नॉट इक्वल का साइन आएगा, और इसके आगे लिखा भी हुआ है फॉर टू टेल हाइपोथेसिस। सेकंड वन, z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फ़ा। बच्चों ये हम तब यूज़ करेंगे जब H1 रिसर्चर हाइपोथेसिस में ग्रेटर का साइन आएगा, और ये वन टेल राइट साइडेड हाइपोथेसिस के लिए हम यूज़ करेंगे। थर्ड वन, z कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस z अल्फ़ा। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा H1 में लेस का साइन आएगा, और इसको हम कहते हैं फॉर वन टेल लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी मदद से हमने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है। अगर आप इस इनइक्वालिटी को वन बाय वन देखें तो फर्स्ट लिखा हुआ है जी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे वैल्यू सॉरी राइट साइड पे जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है जी अल्फ़ा बाई 2, इसकी वैल्यू हमने टेबल से देखनी होती है। इसको हम टेबुलेटेड वैल्यू कहते हैं। जब कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड करती है टेबुलेटेड से तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। एंड स्टेप नंबर 5 इज कंक्लूजन। When the calculated value is greater than tabulated value, then we reject H naught. कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए ये आप स्टेटमेंट याद रखें, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड करेगी टेबुलेटेड वैल्यू से तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं, इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। A random sample of size 36 is taken from normal population with a known variance sigma square is equal to 25. If the mean of the sample is x bar is equal to 42.6, test the null hypothesis mu is equal to 45 against the alternative hypothesis mu less than 45 with alpha is equal to 0.05. बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट को समझा करें। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन भी होती है, सैम्पल इंफॉर्मेशन भी होती है। तो फर्स्ट वन अगर आप स्टेटमेंट देखें तो रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 36। अच्छा ये हमारे पास n की वैल्यू है, ठीक है, n इज इक्वल टू 36 टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नाउन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये 25 है और सैम्पल मीन 42.6 है। इसके साथ हमने टेस्ट करना है कि इसको नल हाइपोथेसिस को, बच्चों नल हाइपोथेसिस को हम H नॉट से डिनोट करते हैं। इट मीन इस क्वेश्चन में H नॉट भी गिवन है एंड अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से शो करते हैं और H1 की इनइक्वालिटी भी गिवन है। सारी वैल्यूज आप पुट करें। n is equal to 36, sigma square is equal to 25, x bar is equal to 42.6 and mu is equal to 45 and margin of error level of significance is 5%. स्टेप नंबर 1 हम सबसे पहले हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। दोनों वैल्यू चूँकि गिवन थी तो एज इट उधर से उठा के हमने यहाँ पे लिख ली। H1 म्यू लेस देन 45 है तो ऊपर वाला हमारे पास हाइपोथेसिस इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे। इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है और क्वेश्चन में हमारे पास 5% गिवन था। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कंडीशंस के मुताबिक हम एक्जी टेस्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन है और n ग्रेटर देन 30 है। और इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करें, इसको सॉल्व करें डिमैक्स रूल के मुताबिक तो आपका आंसर आ जाएगा v इक्वल टू -2.88। बच्चों आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब हमारा H1 लेस का साइन के साथ बनता है, वन टेल लेफ्ट साइडेड हाइपोथेसिस होता है तो उसका आंसर कैलकुलेटेड वैल्यू का हमेशा नेगेटिव आएगा। ये जो -2.88 है इसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे। अब मैं मूव करने जा रहा हूँ स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 स्टैंड फॉर क्रिटिकल रीजन। अकॉर्डिंग टू H1 हम यूज़ करेंगे z कैलकुलेटेड लेस देन इक्वल टू -z अल्फ़ा। आपने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है और इसकी वैल्यू टेबल से डायरेक्ट देख लेनी है, ठीक है। 5% पर z टेस्ट की जो हमारे पास वैल्यू है वन टेल टेस्ट के लिए वो है 1.645। अब मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा। कंक्लूजन स्टेप नंबर 5 है। कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है बेल शेप कर रहे हैं, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसके नीचे जितना एरिया है वो 1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले इसकी जो मैक्सिमम पीक है, इस पीक पे मैंने डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट पे 0 होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो आपने बच्चों करना क्या है, क्रिटिकल रीजन को सबसे पहले डिफाइन करना है।
आपने अपनी टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है। टेबुलेटेड वैल्यू -1.645 है। इस वैल्यू को आपने, चूँकि -1.645 लेफ़्ट साइड पे आ रही है, किसी भी जगह आप एक लाइन लगाएं। इस लाइन के नीचे लिखें ये जो वैल्यू है -1.645 के इक्वल है, और इस रीजन को शेड कर दें। शेड आपने साइन दे के करना है। साइन यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल का था, तो मैंने इस पॉइंट से लेफ्ट वाला सारा रीजन शेड कर दिया। अब ये जो शेडिड एरिया है इसे हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं, और इस लाइन से आगे जितना भी एरिया है इसे हम एक्सेप्टेंस रीजन 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं। तो इन शॉर्ट क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यू ने क्या किया, क्रिटिकल वैल्यू ने हमारे रीजन्स डिफाइन कर दिए। इसने रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को अलग अलग कर दिया। अब डिसीजन ड्रा करने के लिए मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू को देखना है। डिसीजन ड्रा करने के लिए अब हम कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज़ करेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास थी -2.88। -2.88 ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। ये जो लाइन है इस पॉइंट पे -1.645 वैल्यू है, और इससे आगे -2.88 यहाँ पे कहीं आएगा। तो इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। सो वी रिजेक्ट H0। हमारा जो हाइपोथेसिस है वो H0 रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप सो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The height of college male students are known to be normally distributed with a mean of 67.39 inches and sigma is equal to 1.30 inches. A random sample of 400 students showed a mean height of 67.47 inches. Using 5% level of significance, test the hypothesis H0 mu is equal to 67.39 against the alternative H1 mu greater than 67.39। बच्चों ये भी वन टेल का क्वेश्चन है, इसमें भी तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। स्टेटमेंट में द हाइट ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन। बच्चे याद रखिएगा, जब ओवरऑल हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो पॉपुलेशन से रिलेट कर, कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन कंसिडर होगी, ठीक है। और पॉपुलेशन हमारे पास जो मीन है जो फिर पॉपुलेशन मीन है, क्योंकि जो कॉलेज में जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट है उसका मीन है, तो ये 67.39 ये हमारे पास म्यू की वैल्यू होगी। और सिग्मा उसने खुद ही बता दिया 1.30 है। एंड अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट, इसमें n 400 है। और याद रखिएगा सैम्पल साइज़ के बाद अगर वो मीन कहते हैं तो एक्स बार होगा, सैम्पल साइज़ के बाद अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल एस होगा। तो यहाँ पे ये जो मीन हाइट है ये एक्स बार 67.47 इंचज़ है, अल्फा 5% है, H0 और H1 गिवन है। सारी वैल्यूज़ अब मैं सोल्यूशन में लिखने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे, H1 म्यू ग्रेटर देन 67.39 और उसका उलट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। ये हमारी मर्जी है, यहाँ पे हम इक्वल भी लिख सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं H0 में। नेक्स्ट बच्चों स्टेप नंबर 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको हम अल्फा से शो करते हैं, ये 5% होगा। स्टेप नंबर 3 हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक है, कंडीशन के मुताबिक जी टेस्ट यूज़ होगा, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, डीमैथ्स रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.23। इस वैल्यू को हम कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। याद रखिएगा जब H1 में ग्रेटर का साइन आता है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्रिटिकल रीजन। अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस H1 में ग्रेटर का साइन था, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वी कैलकुलेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू वी अल्फ़ा। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वी टेल में, वी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो वन टेल वैल्यू है वो 1.645 है। अब नेक्स्ट मैं स्टेप 5 की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। कंक्लूजन हमने ड्रॉ करना है, उसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, सबसे पहले हम टेबलेटेड वैल्यू को प्लॉट करते हैं। टेबलेटेड वैल्यू पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ये 0 से राइट साइड पे आएगा। इस पॉइंट पे मैंने ये वैल्यू लिखी z पॉइंट 1.645, z इज इक्वल टू 1.645। इससे आगे ग्रेटर वाला एरिया मैंने शेड कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में साइन ग्रेटर का यूज़ हो रहा है। अब ये सारा रिजेक्शन रीजन बन गया, इस पॉइंट के पीछे जितना भी एरिया है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बच्चों अब हम कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज़ करेंगे।
कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 1.23 है। 1.23 वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, तो अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन एंड वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। Question number 3. A sample of size 40 from a non-normal population yield the sample mean x bar is equal to 71 and capital S square is equal to 200. Test H naught mu is equal to 72 against H1 mu not equal to 72 using 1% level of significance। बच्चों यहाँ भी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, हाइपोथेसिस देखते ही हमें आइडिया हो रहा है। H1 में नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो ये टूटेल हाइपोथेसिस कहलाएगा। तमाम इंफॉर्मेशन मैं सोल्यूशन में पुट करता हूँ। एन 40 एस पे 200 एक्स बार 71 न्यू 72 अल्फा 1%। तो स्टेप नंबर 1 हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। एच नॉट और H1 गिवन था, एज इट लिख लें। स्टेप नंबर 2 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसको हम अल्फ़ा से शो करेंगे, अल्फ़ा 1% है। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक कंडीशंस के मुताबिक हम री टेस्ट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा चूँकि अननोन है तो सिग्मा को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एस के साथ और इसमें वैल्यूज पुट करें, डिमैस रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करें। आपका आंसर आ जाएगा -0.448। इस वैल्यू को हम कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। स्टेप नंबर 4 हमारा क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन हम H1 को देके डिसाइड करते हैं। H1 में नॉट इक्वल का साइन था, तो नॉट इक्वल के साइन के लिए हम यूज़ करेंगे मॉड ऑफ जी, कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर दैन जी अल्फ़ा बाई 2। इसमें वैल्यूज पुट करें और टेबल से आप वैल्यू देख लें, आपका आंसर आ जाएगा v इक्वल टू +-2.58। बच्चे याद रखें ये प्लस माइनस मैंने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे v कैलकुलेटेड के साथ मॉड था। जब मॉड खत्म करेंगे तो ये प्लस और माइनस में वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी। इस वैल्यू को हम कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। अब कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए स्टेप नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। वैल्यूज हमारी दो थी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। -2.58 लेफ्ट साइड पे फॉल करेगी, प्लॉट करूँगा। -2.58 मैं लेफ्ट साइड पे प्लॉट करूँगा और +2.58 मैं राइट साइड पे प्लॉट करूँगा। इससे ग्रेटर और इस पॉइंट से लेस दोनों रिजेक्शन रीजन है, दरमियान वाला सारे का सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू -0.448 है और वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, so we do not reject H naught। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।